कार्बन चेन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉरी ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों साइड पे इसका एक 6 कार्बन रिंग होता है। ये टर्पीन्स का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। लॉन्ग चेन्स होती हैं जो कि हंड्रेड्स ऑफ कार्बन तक भी जा सकती हैं, ठीक। टर्पीन्स के अंदर ज़ैंथोफिल्स और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जितना भी आपने पिगमेंट पढ़ी है वो सब की सब इसी में लाइक करते हैं, इसलिए इसका। दूसरा है वैक्सीज। वैक्सीज का क्या काम होगा, वैक्सीज जो है वो बॉडी की प्रोटेक्शन के अंदर इसको डेसिकेशन से बचाने के लिए डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, डिफरेंट प्लांट्स के अंदर रिलीज हो रही होती है। तो वैक्सीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल आपने घर पे रख इसको देखना है कि क्या चीज़ होती है वैक्सीज। फैट्स क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, स्टीरॉइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब स्ट्रक्चर बना के दे सकते हैं आपको, आपने पहचानना है कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सा स्ट्रक्चर ठीक है। तो ये स्टीरॉइड का बेसिक स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 4 इंच होते हैं, 5 इंच, ठीक है। ये बुक नहीं है, वरना आप देख लेना घर पे जाके कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर स्टीरॉइड्स का होता है। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, हार्मोन्स के अंदर आ जाते हैं हमारे। तो ये भी लिपिड्स का पार्ट है। जो मेन पार्ट है वो क्या है, फैट्स को हम ज़रा डिटेल में देखेंगे। इसको हम लोग ऊपर से देखिए क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। और एक चीज़ आपने देख लेनी, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी में क्या फर्क होता है। ऑक्सीजन के चेंज होने से छोटे छोटे एमसीक्यूज बन जाते हैं कि ऑक्सीजन का नंबर है, इसमें इतना है, इसमें इतना है। एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें सारी डिटेल मौजूद है कि 1 ऑक्सीजन या 2 ऑक्सीजन चेंज होने से जो है पूरा कलर चेंज हो जाता है सब्सटेंस का, ठीक है। तो आगे हम से लिक्विड्स में फैट्स की बात करते हैं। फैट्स को अगर हम ओवर सिंप्लीफाई कर लें, ओवर सिंप्लीफाई मतलब समझने के लिए बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लें, इसमें गलतियों के चांसेस रहते हैं। मतलब कोई अलग होता है, कुछ अलग होता है, कुछ अलग होता है, लेकिन प्रिंसिपल एक ही प्रिंसिपल पे ले आते हैं उसको, फैट्स को। तो बहुत सिंपल तरीके अगर हम देखें तो ये क्या होंगे, बाय वैसे तो जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ा है, एसिड के बाद नहीं पढ़ा नहीं है ना, एस्टर्स, एस्टर्स पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक स्ट्रक्चर होता है एस्टर्स, वो इससे बिलोंग करता है, ठीक है। यानी उसकी बेसिक वो ये है एस्टर्स। लेकिन हम यहाँ पर इसको क्या कह रहे हैं, क्योंकि वगैरह मेंशन की चीज़ें ट्राइग्लिसराइड्स को हम क्या, ट्राइग्लिसराइड भी एक तरह के एस्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन लिखाने की ये चीज़ होती है एस्टर, और ये यानी उसको कैसे समझाने की वजह से बता रहा हूँ कि ये एक तरह का एस्टर का स्ट्रक्चर। एस्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अल्कोहल को मिला लो प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला लो तो एस्टर हो गया, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो है बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना एच रिमूव करता है, अपना OH रिमूव करता है, दोनों का बॉन्ड फॉर्म हो जाता है इस तरह, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ये इस तरह का बनता है, CO, मतलब ये लाइन चल रही है, O और ये यानी अल्कोहल वाली साइड और ये एसिड वाली साइड, दोनों अपना अपना जो एच एक एच रिमूव करता था, एक OH रिमूव करता था, और इस तरह से स्ट्रक्चर बनता था। रिमूव करने का प्रोसीजर अलग होता है, मतलब आपने पढ़ाई नहीं है तो क्या पढ़ना उसको, ठीक है। तो बेसिक इसका स्ट्रक्चर ये होगा। इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड के अंदर आपने देखा कि क्या क्या चीज़ होती है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो कंपोनेंट होगा इसका वो हो गए ट्राइओल, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट इसका क्या होगा, फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या, किस वाला का नाम है, नॉट अदर देन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड सर सेम, बस फैटी एसिड हम उस चीज़ को कहते हैं जिसका जो नंबर ऑफ कार्बन है, यानी कार्बन की चेन वो ज़्यादा हो, ठीक है। और इसके अंदर फिर ये भी आ जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे तो हो सकता है किसी में सैचुरेशन अनसैचुरेशन आ जाए, किसी में ना हो, तो हो सकता है यहाँ पर अनसैचुरेशन क्या होता है, डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर, यानी कि जब ये बनेगा इसके बाद आर का जो स्ट्रक्चर इसमें कहीं डबल बॉन्ड आ जाए तो अनसैचुरेशन आ जाएगा,
ठीक है। तो वो फैटी एसिड लंबा स्ट्रक्चर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। फैटी एसिड स्पेसिफिकली इसको कहते हैं जो इससे बड़ा होता है। लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट से होता है, तो सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड जो फैटी एसिड्स का नाम है, इसमें ट्रायोल होगा और फैटी एसिड होगा, नॉट हाइड्रोजन नहीं। इसमें ट्रायोल क्या है जी, किसी को पता है कौन सा मॉलिक्यूल होता है जी? तीन अल्कोहल वाला कौन सा मॉलिक्यूल होता है जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है? किसी ने पढ़ा है आज से पहले? फर्स्ट ईयर में तो बड़ा होगा। हाँ, जाना माना सा मॉलिक्यूल होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ग्लिसरीन। नाम तो सुना होगा, ठीक है ना, सुना है ना? सही। तो इसमें 3 कार्बन होता है और 3 ही हाइड्रोक्सिल लगे होते हैं। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आने चाहिए? 2। यहाँ कितना आने चाहिए? यहाँ कितना? ये स्ट्रक्चर होता है ग्लिसरीन का। अब इसको ज़रा सा यूँ है यूँ कर देते हैं, ठीक है, यूँ है तो उसको यूँ कर देते हैं, उसको आगे आपको दिखा इतना सिंप्लीफाई करके आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, समझे ना? ये वाला स्ट्रक्चर उल्टा कर लिया। अच्छा, मैं क्योंकि हटाना ही था लगा देता हूँ, लगा के हटा देता हूँ, हटा दिया वो लगा दिया, फिर हटा दिया, थोड़ा इसको हटा दिया। लहरों का मतलब क्या है? समंदर में। जो जो चीज़ें इसमें जानी है उनको, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल बना के, जो आपको शुरू में मैंने प्रिंसिपल बताया था मोनोमर पॉलीमर वाला, उसकी बेसिस पे आने ये सारा ऑक्सीजन और ये हटा दिया, समझाने की वजह से बताया था, और इसमें बैठा दिया। ये बॉन्ड को मैंने ज़रा सा एक्सटेंड कर दिया। ये नहीं समझना कि यहाँ पर कार्बन नीचे है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन नीचे नहीं है, मैंने बॉन्ड को एक्सटेंड कर दिया आगे बढ़ा के। तो ये क्या बन गया हमारे पास? ट्राइग्लिसराइड का बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो ये ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है, इसमें ये चीज़ मैटर करती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ठीक है। कौन से कार्बन रखने वाले, यानी कितना नंबर ऑफ कार्बन रखने वाला चीज़ यहाँ पर मौजूद है, उसके अंदर अनसैचुरेशन है कि नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं कि ये आगे जाके कौन सा फैट बनाएगा, कौन सा ऑयल बनेगा, कौन सी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। प्लांट से, एनिमल से जो ऑयल्स निकल रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट हो रहे होते हैं, वो ये वाले होते हैं, वो ये वाले फैट्स होते हैं। एक्सट्रैक्शन किससे होती है? सीड से होती है या एनिमल फैट से होती है, दूध से निकालो, यानी जो भी एडिबल चीज़ें होती हैं वो यहाँ से आती हैं, ये वाली होती हैं। वो जो हमने पहली दूसरी टाइप पढ़ी थी वो एडिबल के अंदर नहीं आती, ठीक है ना। स्टीरॉइड्स कुछ मतलब वो नॉर्मल जो हमारा न्यूट्रिशन है उससे पूरी नहीं होती, तो एक पार्ट होता है इस चीज़ का, लेकिन मेन कॉम्पोनेंट ये, ठीक, कोई मसला नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा क्या लेके आते हैं? ट्विस्ट। ट्विस्ट कहाँ से लाएंगे? यहाँ से लाएं, यहाँ से लाएं, कहीं से भी ले आते हैं, ठीक है, किसी भी एक में ले आते हैं, ऊपर वाले में ले आते हैं। अच्छा, ऊपर वाले में भी लाना है क्योंकि मुझे इसे याद नहीं है, ऊपर वाले में है या कॉर्नर वाले में है या सेंटर वाले में, ठीक है। वो ट्विस्ट कहाँ पर है?
गया। आ गया ट्विस्ट, बन गया। ठीक है, अब क्या बना? फॉस्फेटिक एसिड। शाबाश। और कुछ नए नए नाम याद कर रहे हो? आप भी कुछ बोले, क्या बनता है? अभी जब मैं नाम लिखूंगा इसका तो बोला हाँ ये तुमने बहुत पढ़ा है। न्यूक्लियस में होता है। शाबाश। डीएनए होता है। डीएनए कहाँ से नजर आ रहा है? डीएनए में पेंटोस शुगर होती है। पेंटोस शुगर कहीं बनी हुई है? ये बॉन्ड जो है वो देखो बीच में जो ऑक्सीजन के और ये कार्बोनाइल के बीच में मैंने बॉन्ड को एक्सटेंड किया है मिटाने के बाद। ठीक है, तो इसको कार्बन की एक्सटेंशन नहीं समझ लेना। ये है कार्बन वाली, यानी राइट साइड में जो लहरें बनी हुई है ना, वो क्या है? क्या कौन सा स्ट्रक्चर लगता है ये? कुछ तो तुक्का लगा दो। जो पढ़ा है उसमें से लगाना, नया नहीं बनाना। चलो हिंट दे देता हूँ। चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी फर्स्ट ईयर। सेल के आउटर स्ट्रक्चर से रिलेटेड। कितनी चीजें होती है सेल के आउटर स्ट्रक्चर में? हैं? ये सेलुलोज। आपका क्या ख्याल है, हमें सेलुलोज का स्ट्रक्चर होना है? फिर सेल मेम्ब्रेन में क्या चीज? हैं? साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर नीचे होता है। तो भाई ये कुछ नहीं आता। 15 दिन के बाद जाएगा। ये होता है फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। ये देख लेंगे आप, क्या में बुक भी नहीं है एग्जैक्टली। तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा ये बेसिक बता रहा हूँ मैं, ये एमसीक्यूज में नहीं आएगा। एमसीक्यूज में जो आना है वो एमसीक्यूज से देखना, जो वहाँ से गाइड मिली है ना आपको पीएमसी वाली, कि क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जा रही हैं, उससे करना है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि होती है, बेसिक्स आपको बता रहा हूँ। हो गया कंप्लीट। अब थोड़ी सी वाटर की बात कर लें। ना, इजाज़त है। वाटर की बात है, थोड़ी सी आपको सुनना चाहता हूँ। कौन कौन सी वाटर की खसूसियात होती हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो इसका क्या करें? किस चीज़ में काम आएगा? बॉडी के मेटाबॉलिज्म में सॉल्वेंट कहाँ काम आता है? जब तुम कह रहे हो कि कोई चीज़ सॉल्वेंट है, तो वो तो उसको डिसॉल्व करवाने का काम आएगा, या उसकी सोल्यूशन बनाने का काम आएगा, उसको मेंटेन रखने का काम आएगा। तो वो मेटाबॉलिज्म में कहाँ से आ गया? ट्रांसपोर्ट में काम आता है। सबसे पहले फ्लूइड का कॉन्स्टिट्यूएंट है। बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं, सबका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? वाटर है। ठीक, पहली चीज़ हो गई इसकी। मैंने आपको आपकी बात को रद्द नहीं किया कि ये मेटाबॉलिज्म में काम नहीं आता, ये नहीं कहा मैंने कहा कि जब उसको ऐसा सॉल्वेंट कह रहे हो तो उसके अंडर में ये पॉइंट नहीं आएगा। ठीक, तो उसको इस तरह से लें। सॉल्वेंट हमने ले लिया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देन ये काम कर
स्पेसिफिक हीट, या लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूरा वर्ड लिखो, या लेटेंट हीट। दोनों क्या होती हैं, बहुत हाई होती है। अब ये क्या होता है, रेडियोली सलाम मैंने लिखी है, क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ। तो बड़ी होगी, रट्टा लगा है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक फिजिक्स एनर्जी, सही जा रहे हो। अच्छा ये क्या है, वाटर का मतलब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज कितनी देती है या डाउन कितनी देती है, कितनी जल्दी से बोला, कितनी हीट, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद होता है, कितने जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये ऊपर जाएगा उसका टेम्परेचर, कितने जूल्स एब्जॉर्ब करने के बाद नीचे आएगा। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद टेम्परेचर उनका बस पहुँच जाता है, कुछ का देर से ज़्यादा, यानी कि वो कम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अपना कम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, लेकिन हीट जो है वो कम या ज़्यादा एब्जॉर्ब या रिलीज करते हैं। सही है, यानी हीट को अंदर स्टोर करने की सलाहियत उसकी ज़्यादा होती है, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसकी ज़्यादा होती है, उसकी लेटेंट हीट कैपेसिटी नॉर्मल सी बात है ज़्यादा होती है। सही है, और लेटेंट क्या होती है, लेटेंट क्या होती है, स्पेसिफिक को बता दिए, टेम्परेचर रेज करना। लेटेंट क्या होती है, स्टेट स्टेट, ठीक है, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी है, वाटर और लिक्विड भी है, लिक्विड भी और सॉलिड भी है ना। तो एक चीज़ है वो पानी को हमने रख दिया, सॉरी बर्फ़ को हमने रख दिया पिघलने के लिए। अब जब बर्फ़ पिघल रही है तो उस पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ़ का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि अभी जितनी भी एनर्जी लग रही है वो सबके साथ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेके जा रही है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेके जा रही है। तो वो जो एनर्जी लग रही है, एनर्जी तो मुसलसल एनवायरनमेंट से लग रही है ना, प्रोसेस चल रहा है, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेके जा रही है, वो लेटेंट, मतलब जितना चाहिए होगा ना वो लेटेंट हीट कहलाएगी। जैसे इसका एक वो है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने में कितनी एनर्जी चाहिए, स्टेट चेंज करने में कितनी एनर्जी चाहिए, वो लेटेंट हीट कहलाती है। उसकी लेटेंट हीट भी ज़्यादा होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इस वजह से अब इसका फ़ायदा क्या है, बॉडी के अंदर होने का फ़ायदा क्या है इसका, कि अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो उसका इफेक्ट बॉडी पर बहुत देर से जाके पड़ेगा, लिविंग बॉडीज़ के ऊपर। इसका फ़ायदा ये है, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसका फ़ायदा क्या है, बॉडी के ऊपर एनवायरमेंटल कंडीशंस का इफेक्ट बहुत देर से पड़ेगा। अच्छा तीसरा मेटाबॉलिज्म को ले लेते हैं, ठीक है। वैसे बुक के अंदर 5-6 पॉइंट शायद डिस्कस है, शायद 4 हैं। मेटाबॉलिज्म का यानी वाटर जो है बॉडी मेटाबॉलिज्म जैसे काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, जितने भी रिएक्शन है वो सबके सब है, तो बॉडी के अंदर पॉलीमर्स बहुत सारे हैं, है ना, तो जितना भी उनका ब्रेक डाउन है और ये है वो सबके सब वाटर पर डिपेंड करती है, सबके सब मॉलिक्यूल्स बनते टूटते वाटर के साथ में, वाटर निकलता है, वाटर छूटता है, तो सारा का सारा मेटाबॉलिज्म वाटर बेस्ड है बॉडी का। तो मेटाबॉलिज्म बॉडी का ये मेंटेन करता है। उसके अलावा बॉडी का ऑस्मोटिक जितना भी चेंज है या ऑस्मो रेगुलेशन जितनी भी बॉडी की, वो सबके साथ वाटर के तरीके से हो रही है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल वगैरह सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें वाटर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जहाँ तक हमारी वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर ली, और कुछ रह गया कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कितनी के टाइप्स के होते हैं, कुछ याद है, बिल्कुल याद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा देखो कॉन्जुगेशन किस किसकी करनी है, हमने जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाए थे ना उनकी कॉन्जुगेशन कर लो, ठीक है। अब देखो इसकी क्या होती है, एक दफ़ा मैं लिखता हूँ ना, एक ही करके नाम लिखूँ, फिर देखेंगे इसकी कॉन्जुगेशन क्या बनेगी, इसकी भी कॉन्जुगेशन क्या बनेगी, क्या बनेगी।
ये जो मिटा दिया ये वाटर। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल करते हैं। कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या क्या है? सोचो सोचो, कुछ तो बनेगा। इन दोनों का क्या बनेगा? इन दोनों का क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट्स की और लिपिड्स की लिंकेज हो सकती है क्या?